हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार मौजूद हैं, ज्योति कुमार सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण यादव जी, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता किशोर कुणाल हमारे साथ हैं, सुनील कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त जुड़ चुके हैं, रंजन सिंह जी एलजेपीआर के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही संजय राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं और जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आइए बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि बार बार विकास के मॉडल को बीजेपी रखती आई है। राकेश पोद्दार साहब, पहले चरण का चुनाव और मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह राकेश पोद्दार साहब देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या लगता है, चेहरा तो ठीक है, फॉर्मूला कितना काम कर रहा है बीजेपी का? देखिए, मेरा नेता भी है, नियत भी है, निष्ठा भी और संकल्प है। हमने जो बिहार में संकल्प लगातार जो ले रहे हैं, उस पर हम लोग लगातार बिहार में विकास की गंगा को बहाया है। हमने हर पैमाने पर हमने काम कर बिहार की जनता के सामने उनकी सेवा की है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं तेजस्वी जी के ऊपर कि बाप का नाम लत्ती पत्ती या बेटा का नाम कनपट्टी। सुन रहे हैं? बाप का नाम लत्ती पत्ती, बेटा का नाम अगरबत्ती। ये है तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव को राहुल गांधी जी ने बिहार का चेहरा बनाया, जिनके ऊपर 420 120B का मुकदमा हो, IRCTC का घोटाला किया हो। क्या बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता है। मैं बिहार की जनता को, 13 करोड़ जनता को आह्वान करना चाहता हूं, घोटालेबाज 420, धोखेबाज 120, ये लोग हैं, बिहार को लूटने के लिए तैयार हैं। पूर्णिमा जी, हमने 20 सालों में जनता की सेवा की है और जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, पहले विकास देखिए, फिर मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिए। मैं लगातार कहना चाहता हूं, ये लोग गप्पेबाज हैं। देश का 3 ऐसा नेता है। आपके लिए इतने वन लाइनर्स कौन लिखता है पोद्दार साहब? इतने वन लाइनर्स आपने इतनी देर में बोल डाले, वन लाइनर से ज्यादा बात करते कि आपका कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा, तो मुझे लगता है ज्यादा होता। अब ये मत कहिएगा कि तेजस्वी यादव कुछ नहीं बन सकते, ये तो जनता तय करेगी कि बीजेपी तय करेगी। अब अगर आप कह दीजिए बीजेपी तय करेगी, तो जो विपक्ष कहता है कि आप इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर तय करते हैं, तो वो बात सच हो जाएगी। तो जनता को तय करने दीजिए, अभी तो समय है। नहीं, पूर्णिमा जी आता हूं। मैंने बिहार में विकास की गंगा बहाई है। 20 लाख लोगों को गरीबी रेखा से हमने बाहर किया। बिहार की महिलाएं बहनें हमारी 8 लाख 10वीं की परीक्षा देने जाती। हमने 1 करोड़ 40 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का काम किया। 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बना के देने का काम किया। 18 मेडिकल कॉलेज बनाकर हम देने का काम किया। हमने बिहार के अंदर लोगों के जनधन खाता खोले हैं। 6 करोड़ 15 लाख लोगों का जनधन खाता खोला। आज बिहार के अंदर 15 लाख लोग इनकम टैक्स भरते हैं। पूर्णिमा जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आज बिहार के अंदर हमने 2000 अस्पताल। पूर्णिमा जी सुन लीजिए, बोलिए जल्दी बोलिए सर। ये सब तो इतनी रैलियां हो गई, उन रैलियों में तो इन सब बातों का जिक्र किया ही ना आप लोगों ने। क्या क्या दिया, सब चुनाव प्रचार के दौरान इन बातों का जिक्र तो किया ही। मैंने आपने हमसे विकास की बात नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, विकास भी किया हमने, साथ में बाहुबलियों को टिकट भी दिया। हमने विकास भी किया, हमने बाहुबलियों को टिकट भी दिया, और उन्हीं बाहुबलियों के टिकट देने पर हमने विपक्ष से सवाल भी किया। तो हम करें तो सब ठीक, और विपक्ष करें तो फिर क्वेश्चन मार्क के साथ आगे बढ़ते हैं। ज्योति कुमार जी इस वक्त है कांग्रेस के प्रवक्ता, वो जवाब देंगे। बोल सर, बाकी सबसे भी आपने बहुत सारी बातें कही, ज्योति जी को भी उसका जवाब देने दीजिएगा। बाहुबलियों पे आता हूं। हाँ सुनिए पूर्णिमा जी, सर जल्दी। जिस व्यक्ति के ऊपर पैरोल से चलता हो और रीतलाल यादव की रैली में जाता हो, ऐसा तो काम हम लोग नहीं कर रहे। हमने अनंत सिंह को भी जेल भेजा, सूरजभान सिंह को भी जेल भेजेंगे, या रीतलाल यादव उनको भी जेल भेजने का काम किया। अरे आपके अपने मुख्यमंत्री पे तो 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त है, वो आरोपी भी नहीं है। सुन लीजिए, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप हो और रीतलाल यादव के समर्थन में जाते डिग्री का आरोप है, कोर्ट को कहते कि मेरी तबियत खराब है, वो व्यक्ति जाते हैं, रैली में जाते हैं। माननीय कोर्ट से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को दोबारा से जेल भेजिए। और लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। सम्राट चौधरी पर आरोप है साहब, तो प्रशांत किशोर पर भी बहुत आरोप है, फंडिंग के आरोप है, कहां से पैसा आया चुनाव लड़ने के लिए, ऐसे बहुत आरोप है। तो जब आरोपों की फहरिस्त लगाए, सुनिए ना, एक सेकंड सर, एक मिनट रुकेंगे सर। पोद्दार साहब जरा रुकेंगे। पोद्दार साहब,
जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं, वो बात कर रहे थे सम्राट चौधरी पर इन्हीं के द्वारा लगाए गए आरोपों की, इसीलिए मैंने कहा कि फिर प्रशांत किशोर पर भी बहुत आरोप है। प्रशांत किशोर जो कि इनसाइडर रहे हैं सारी पार्टीज के, सेकंड नंबर पे उनके कहां पर फंडिंग किस किस कॉर्पोरेट से उनके पास पैसा आया, उस पर भी उन पर सवाल पूछे गए। तो आरोपों पर तो क्या है ना कि राजनीति में आरोपों की बड़ी जगह होती है, उनका स्पेस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उससे नैरेटिव बिल्टअप होता है ना, तो इसीलिए आरोप लगाने को तो किसको छोड़ा आपने बताइए? जनसुराज पार्टी ने किसको छोड़ा कि जिस पर हम आरोप नहीं लगाएंगे? आपके लिए तो सब खराब है। ये लोग कहते हैं देवता स्वरूप बस एक प्रशांत किशोर है, बाकी सब पर आरोप है। आपके हिसाब से, आपके हिसाब से एक बेदाग छवि के साथ वाले सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर है, बाकी सब पर आरोप है। अगर सम्राट चौधरी से आप इतना पूछ के बता दीजिए, जो 7 लोग के नरसंहार में उन पे वो अभियुक्त है, जिसके उस केस का स्टेटस सारे आरोप उन पर पूछ लिए, उनसे इंटरव्यू के दौरान सारे सवाल पूछ लिए। आपने नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है साहब, लेकिन उनसे सारे सवाल पूछ लिए और उन्होंने कहा कि राजनीति के इतने गिरते हुए निचले स्तर पर हम नहीं जाना चाहते। तो फिर क्या फायदा है? आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नया होता है क्या राजनीति में? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कुछ नया है क्या साहब? ऐसा नहीं है ना। क्या सेकंड नंबर पे बिहार पूरे देश में हत्या के नंबर पे है, इकोनॉमिक ऑफेंस के नंबर पे 6th नंबर है, साइबर क्राइम 7th है। मैं तो बोलता हूं अगर जंगल राज से भी कंपेयर करें तो कितना इंपैक्ट डाल पाए वोटर के मन में ये बताइए ना, बिहार पे चढ़ कितना इंपैक्ट डाल पाए वोटर के मन में ये बताइए ना। आपके तो नेता, आपके नेता आज नहीं आपको मैं एक बात 10 सेकंड में मैं एक बात बताऊं, मैं एक बात बताऊं, बात कहने की और करने की वजह से ही आज आरजेडी के तीनों नेताओं ने आके भी बोला, केसारी जी और तेजस्वी जी की दोनों बहनों ने, कौन कह रहा है शिक्षा पे होना चाहिए, बिहार के बच्चों के लिए वोट दो। ये कौन सी लाइनें हैं? 3 साल से प्रशांत किशोर जी पूरे देश में यही चीख के, इससे पहले इन लाइनों पर कोई बात नहीं हो रही थी, शिक्षा पे इससे पहले किसी ने कोई बात नहीं की। जात के नाम पे आह्वान किया जाता है, आप लोगों के नेताओं ने भी बातें हो रही है। ज्योति जी, कांग्रेस और आरजेडी ने भी क्या कोई बात ही नहीं की थी इस पर कि शिक्षा पर बात होनी चाहिए, पलायन पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए? मतलब जनसुराज आई, प्रशांत किशोर आए और उन्होंने कह दिया, तब आप लोगों को एक हसीन सपना आया कि चलिए इस पर बात कर लेते हैं। बिहार की जरूरतें आपको महसूस नहीं हुई थी क्या? बोलने की तो कोई बात नहीं है। जब हमने वोटर अधिकार यात्रा निकाला था और उसके पहले भी एक और यात्रा निकली थी, उसका आधार ही था कि पलायन रोको, जिसका आधार ही था कि भ्रष्टाचार रोको, जिसका आधार ही था कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करो, महिलाओं की सुरक्षा की बात करो। तो हम लोगों ने इन बातों से शुरुआत ही की थी, ये 4-5 महीने की पहले की बात की थी। ये तो अब ही लोग बात करना शुरू किए जब हम बात करने लगे। तो सवाल है कि आज जो वोटिंग हो रहा है, और आपने बड़ा अच्छे आपके जो फील्ड के जो जर्नलिस्ट लोग जो आप जिनसे आप बात कर रही थी, मैं सुन रहा था, एक एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उनका इंटरव्यू भी सुन रहा था। जितने लोगों से उन लोगों ने बात किया तो उन्होंने बात किया और लोगों ने जवाब दिया कि जो इलेक्शन होगा वो विकास पर होगा, वो इलेक्शन होगा जो हम जब विकास अगर को ही देखकर वोट करेंगे, नेता को देख के ही वोट करेंगे। आपने ही सुनाया, मैं अपने से तो बोल नहीं रहा, जो आपने सुनाया। तो अगर विकास की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, तो ये सरकार तो कहीं दिखता नहीं है। अगर भ्रष्टाचार की बात होगी तो सृजन घोटाला से लेके पीएम मजबूत सरकार, अच्छी सरकार बने, उसलिए अपना मत का प्रयोग करिए। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में 5 साल में वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, दोनों प्रतिनिधि, उनसे कोई काम नहीं हुआ है। एक तो 1.5 साल से, एक 5 साल से हैं, और वहाँ का विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है, लोग परेशान हैं। और यही नहीं, वहाँ पर अपराध की घटनाएं घट रही है, रंगदारी। और देखिए इसी बीच में पहले जरा आपको वोटिंग परसेंटेज दिखा दे, अभी तक का सामने आ चुका है। सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज दरभंगा में सुबह 9 बजे तक 12.48%, नालंदा में 12.45% की वोटिंग हो चुकी है। इसके साथ ही बाकी और जगहों का भी वोटिंग परसेंटेज, जहां कुल मिलाकर और एन एवरेज 13.13% 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज रहा है। खगड़िया में 14.15, गोपालगंज में 13.97% रहा है और दरभंगा में 12.48% अभी तक देखने को मिला। ये सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है, इस वक्त अभी तक का आ चुका है, यानी कि ठीक ठाक वोटिंग चल रही है। अगर सुबह 9 बजे तक हमने देखा उस हिसाब से 13.35 के हिसाब से। कौशिक साहब,
कंपैरिजन में, क्योंकि चुनाव आयोग बार बार ये कहता रहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए, ये ऑन एन एवरेज ठीक दिखती है वोटिंग या इसको बढ़ना जरूरी है? क्विकली देखो 2020 में लगभग 9 बजे तक 13% के आसपास वोट हुआ था, तो वही लगभग जा रहा है, कहीं 14 पहुंच रहा है, कहीं 12 साढ़े 12 है। तो लगभग मुझे लगता है कि वोटिंग की जो रफ्तार है वो 2020 को ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही है, लगभग 2020 के आंकड़े को छू पा रही है। कितने वोटर निकल पाएंगे, लेकिन निश्चित तौर से जो चीज़ें बातें हो रही हैं, या दोपहर के बाद देखा जाएगा कि वोट प्रतिशत कितना बढ़ पाता है ईमानदारी से। यदि वोट प्रतिशत बढ़ता है तो निश्चित तौर से हम लोग कयास लगाएंगे कि सत्ता का परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं अभी सुन रहा था बहुत सारी चीज़ें, बहुत विकास के मुद्दे हो सकते हैं, क्राइम के मुद्दे हो सकते हैं, अपराधों के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन लोग ये नहीं कह पा रहे कि आखिर में बिहार का चुनाव जो है निश्चित तौर से बड़ा रणनीतिकार चुनाव होता है। आप देखेंगे कि 2015 की अपेक्षा या 2020 में राजद का वोट परसेंट 5.5% बढ़ा और सीट 5 कम हो गई। यदि कांग्रेस का हम उसी तरीके से देखेंगे तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी लगभग बढ़ा, 27 सीटें 2015 में आई थी, जहां 6.5% वोट मिला था, वहीं 9.5% वोट मिलने के बावजूद 19 सीटों पर रह गया। यदि हम भारतीय जनता पार्टी की भी देखेंगे कि 53 सीटें 2015 में जहां 53 सीटें आई थी वो 24.5% वोट मिला था और 74 सीटें केवल 19.5% पे आ गई। ये समझना पड़ेगा कि हर एक सीट पर किस राजनीतिक दल का कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके से और रणनीतिक तरीके से आप वोट पा रहे हैं। वोट ये नहीं कि हमें समर्थन कितना मिल रहा है। आजकल की वोटिंग की व्यवस्था ऐसी हो गई है मिश्रा जी कि देखेंगे कि हम विपक्ष के खेमे का वोट कितना काट पा रहे हैं, हम ऐसे कैसे प्रत्याशी खड़े कर पा रहे हैं कि निश्चित तौर से जो भी विपक्ष में है, चाहे भाजपा है, चाहे राजद है, चाहे जेडीयू है, क्योंकि बिहार के तमाम आंकड़े ऐसे बताते हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ भी रहा है तो सीटें घट रही हैं और वोट प्रतिशत कम हो रहा है तब भी सीटें बढ़ रही हैं। तो निश्चित तौर से यदि आज आपके नतीजे देखेंगे, 14 तारीख को हम लोग बैठेंगे तो ऐसे ही चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। नहीं, क्योंकि आपने वोट काटने की बात की, तो वोट काटने की भूमिका में इस बार आपको कौन कौन नजर आ रहा है? बगल में आपके जनसुराज के प्रवक्ता है, जनसुराज वोट काट रही है क्या? काट रही है तो किसके? सीमांचल में ओवैसी हैं तो वोट काट रहे हैं, तो किसके काट रहे हैं? सीमांचल में अगर नुकसान हो रहा है वोट कटने से तो किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है तो किसको हो रहा है? जनसुराज की मौजूदगी से किसको नुकसान है, किसको फायदा है? नहीं देखो, ये तो जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता बता पाएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं जितनी सीटों पर उनका रणनीति बनी हुई है, यदि 15 से 20 सीटें भी जनसुराज पार्टी ने इधर से उधर कर दी, आप जीत नहीं पाए लेकिन हराने की पोजीशन में आ गई, तो व्यवस्था बदल जाएगी। आप देखेंगे 2015 और 2020 आप देखिए, 2020 में आप देखेंगे 125 सीटें, 110 सीटें। नहीं, वो तो वैसे भी आने वाले 5 सालों की तैयारी कर रहे हैं, अभी की तो वैसे भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये बात से वो भी अग्री करेंगे। आप सुनिए वो क्या कर रहे हैं। जो मैं इनको बताना चाहती थी, थोड़ी देर पहले बहस चल रही थी जब जबरदस्त, मैं इनको ये बताना चाहती थी कि तैयारी इस बार की नहीं कर रहे हैं, ये बनना चाहते हैं नीतीश कुमार का विकल्प अगले 5 साल बाद। तो ये अपनी उस पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, ये तो अच्छी तो बात। अपनी उस पकड़ को एक विकल्प के तौर पर मजबूत करते हुए भले ही 5 साल बाद दिखाएं, लेकिन इस बार जब अपने कैंडिडेट्स को चुनाव मैदान में उतारेंगे तो वोट किसका कटेगा? मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रही हूं। नहीं देखो, वोट किसका कटेगा ये तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर पूर्णिमा जी मैं कह सकता हूं कि जो भी जनसुराज पार्टी ने प्रत्याशी जिन सीटों पर खड़े हुए हैं, हम बाद में समीक्षा करेंगे, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि वो परिवर्तन के लिए खड़े हुए हैं। कोई भी हो सकता है, यदि वो भाजपा का वोट काटेंगे तो निश्चित तौर से तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, राजद के वोट काटेंगे तो निश्चित तौर से एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जिन 20 सीटों पर उन्होंने रणनीति बनाई है, यदि उस रणनीति के हिसाब से केवल 20 सीटों पर उन्होंने 10 से 15,000 वोट भी पा लिए, आप छोड़िए 50,000 30,000 का, तो निश्चित तौर से आप मानिए कि 2020 के विधानसभा के चुनाव की अपेक्षा 2025 का चुनाव परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। ठीक है, इसी सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड में राणा जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक तस्वीर दिखानी होगी। मेरे सहयोगी सर्वेश क्योंकि पटना में इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर जरा उनकी एक रिपोर्ट है, पहले उसको रखेंगे स्क्रीन पर, फिर उसके बाद संजय राणा जी इसी सवाल के एक्सटेंशन वर्जन के साथ में आपके पास आऊंगी। कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से चुनाव आयोग ने तमाम जो मतदाता हैं उनको लुभाने के लिए जो
उपाय किए उसमें एक खास तस्वीर ये भी है, एक अलग रंग है। ये झिझिया कलाकार हैं जो अपने नृत्य से, गीत से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही हैं ताकि लोग आएँ और अपना वोट कास्ट करें। और इस तरीके से ये तस्वीरें जो हैं बेहद ख़ास हैं, क्योंकि तमाम जो बिहार के मतदाता हैं उनको एक तरह से लुभाने की कोशिश और मतदान केंद्रों तक उनको लाने की कोशिश चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। और खास जो झिझिया लोक नृत्य है, लोक कला है, उसका प्रदर्शन यहाँ करते हुए ये झिझिया टीम देखी जा सकती है। आप लोग यहाँ हैं जो गाना गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं, झिझिया टीम आपकी है, क्या संदेश है आपकी तरफ से? हमारा संदेश यही है कि आज वोटिंग का दिन है और आप सभी आएँ, अपना वोट कास्ट करें। और जो भी वोट कास्ट करे बहुत सोच समझ के कास्ट करें, क्योंकि इसी वोट पे आपका 5 साल का अगला सरकार और अगली फ्यूचर डिपेंड करती है। उनके रूल्स रेगुलेशन और आपकी जो भी इश्यूज़ हैं, कंसर्न है, वो सारे कुछ डिपेंड करते हैं। तो सोचिए समझिए और अपना वोट ज़रूर कास्ट कीजिए, क्योंकि वोटिंग इंपॉर्टेंट है। वोट देना इंपॉर्टेंट है, सोचिए समझिए, अपना वोट जरूर कास्ट कीजिए। और जो आप गीत गा रही थी उसको जरा एक बार फिर से गुनगुना के सुनाइए और उसका मतलब बताइए क्या। 3, 2, 1 तोहरे भरोसे बढ़म बाबा झिझिया बनलिए हो, बढ़म बाबा झिझिया बनलिए हो, बढ़म बाबा झिझरी पर होइयो आसवार बधवा बालक तोहर किछियो नि जन छहो, बढ़म बाबा झिझरी पर होइयो आसवार बधवा बालक तोहर किछियो नि जन छहो। इसका मतलब यही है कि हम जो भी ये झिझिया नृत्य करते हैं तो ये डायन का जो प्रकोप होता है नवरात्रि के टाइम मेनली होता है, तो उसको मतलब भगाने के लिए और उसको हटाने के लिए, मिटाने के लिए, और साथ में जो हमारी देवी दुर्गा माँ है उनकी आराधना के लिए हम ये झिझिया नृत्य करते हैं। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? मतदाताओं से यही अपील करेंगे कि अभी आप लोग जानते हैं अभी के यूथ के हिसाब से कि आप लोग के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन वगैरह, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना वोट सही व्यक्ति को डालें, क्योंकि आपका एक वोट बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। आप क्या अपील करेंगे? जी, मेरा भी यही रहेगा कि जितने भी हैं जो वोटिंग कर रहे हैं, आप लोग सारे आइए और जितना हो सके पहले वोटिंग ज़रूरी है, आप आइए और वोट दिए, क्योंकि ये 5 साल में एक बार ये मौका मिलता है, तो ये मौका आप लोग ना गवाएं और आके वोट करें। आप क्या कहेंगे? मेरा भी वही रहेगा कि आप लोग भी सही लोग इंसान को ही दे जो आगे हमारे बिहार को और आगे बढ़ाए। जो हम लोग को कहा जाता है, हर एक स्टेट में बोलते हैं तो बिहारी को बहुत लो टाइप में लिया जाता है, तो आप लोग भी थोड़ा सोचिए समझिए और अच्छे लोगों को ही दीजिए। तो अच्छे लोगों को सोचिए समझिए और अच्छे लोगों को वोट दीजिए, सीधे तौर पे इनका ये अपील है। और चुनाव आयोग ने खास तैयारी की है ताकि मतदाता इससे आकर्षित हों और मतदान केंद्रों तक पहुँचे। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट सीट है, उस पर जाना होगा और मोकामा से मेरे सहयोगी हैं मुन्ना इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मोकामा सीट आनंद सिंह के चलते बड़ा चर्चा का केंद्र में रही है और जाहिर है कि ललन सिंह का वहां पर चुनाव प्रचार। एक बार जरा वहां पर चलते हैं मुन्ना, जरा तस्वीर वहां की दिखाइएगा। और ये सारी जो कॉन्ट्रोवर्सीज इस सीट पर रही, उन कॉन्ट्रोवर्शियल फेसेस की वजह से उसका क्या कोई इम्पैक्ट वोटर के मन में दिखता है? मुन्ना, आप तक आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, नहीं आवाज़ नहीं आ रही है। संजय जी, बस 30 सेकंड्स में जो मैंने सवाल पूछा था वो वोट काटने वाला सीमांचल के इलाके से लेके जनसुराज, उस पर आपका 30 सेकंड्स का टेक, फिर मुझे ब्रेक। अगर आप सीमांचल की बात करेंगे तो अगर एआईएम की बात करें, नो डाउट वो आरजेडी का वोट काटता है। ऐसा क्यों लगा कि आप इसके जवाब से खुद को रोक रहे हैं? नहीं, मैं रोक नहीं रहा, मैं आ रहा हूँ। देखिए, एआईएम सिंपल वोट काट रहा है, किसका काट रहा है? महागठबंधन का काट रहा है। लेकिन कई लोग बोल नहीं पाएंगे। अगर जनसुराज की बात की जाए तो नो डाउट वो दोनों पार्टियों को वोट काट रहे हैं, एनडीए का भी वोट काट रहे हैं और आरजेडी का भी वोट काट रहे हैं, डिपेंड अपॉन द कैंडिडेट की बात करते हैं। अभी आपने बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे थे संजीव भाई साहब कि वोट परसेंटेज 2005 का देखिए 45 था, 10 में आके 52 हो गया, उसके बाद 15 में आकर के 56 हो गया, 57, जो मुझे लग रहा है कि 60 के आसपास जाएगा। और अभी हम लोग विकास की बात कर रहे थे, मैं बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा था विकास की। देखिए, ऐसा है कि
तेजस्वी को आप कितना ही बुरा बोलेंगे, आज भी बिहार में कोई भी बीजेपी का नेता तेजस्वी का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली से लोग जाते हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हो। लेकिन आपको बोलना, विकास की बातें कर रहे हो, कौन सा विकास हुआ है? आपने एक भी इंडस्ट्री लगाई नहीं लगाई है। देखिए, कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर लेना बहुत जरूरी होता है। वो एक्सेप्टेंस भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी कर ले उतना अच्छा। आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया है, आपने दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया, लेकिन इंडस्ट्री डाल पाए 20 सालों में? कोई भी इंडस्ट्री आज तक 20 सालों में नहीं आई है। जहां मेडिकल कॉलेज की बात हो रही थी, टोटल 25 मेडिकल कॉलेजेस में 9 पहले थे, तो भैया 18 कहां से बना दिए ये? तो सत्यता पे रहना चाहिए। और कांग्रेस की बात करें, देखिए 12 बोले थे गुंडा राज, अरे भैया 2005 से तो आपकी का राज था। आपने कौन सा इंडस्ट्री डाल दिया, आपने कौन सा डेवलपमेंट कर दिया? पलायन को के लिए क्या प्लान है? कोई ब्लूप्रिंट आपके पास नहीं ना, आपके नेता के पास है। आपके नेता के पास एक ही चीज बचा, वो SIR। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बारे में पता चल गया कि फर्जी था। तो आपको देखना पड़ेगा कि मूलभूत मुद्दे क्या है, उसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, दोनों से मैं जवाब लेती हूँ। साथ ही 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपने बड़ी स्क्रीन पर फिलहाल देख ही लिया है। जल्दी से एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बीजेपी कांग्रेस से उन बातों का काउंटर भी लेंगे जो कि संजय राणा जी कौशिक साहब की तरफ से उठाए गए। फौरन लौटेंगे। पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। 9:47 हो चुके हैं। 3 घंटे बाद अपडेटेड वोटिंग टर्नआउट आप तक रखें।